वरदान न्यूज, सच्चाई आपके हाथ। मोदी सरकार ने बुधवार को अपने 7 साल के शासन का सबसे बड़ा फेरबदल किया और एक तरह से देखा जाए सरकार की शक्ल ही बदल कर रख दी। इस नई सरकार के गठन को लेकर हमारे संवाददाता पंकज रॉय ने की फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार संजय रॉय से खास बातचीत। इस समय हमारे साथ आज हिंदी दैनिक के राष्ट्रीय ब्यूरो चीफ वरिष्ठ पत्रकार संजय राय जी मौजूद हैं फोन लाइन पर। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े लेवल पर कल उठापटक की है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, सरकार का काम है जी। और ये आपकी बात सही है कि भाजपा जो है सत्ता में है और उसके प्रधानमंत्री, सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो उन्होंने अपनी कैबिनेट में कल जो है काफी बड़ा फेरबदल किया है जी। और इस फेरबदल से उन्होंने कई समीकरण साधने की कोशिश की है। पहला तो उन्होंने संदेश दिया है कि जो काम करने वाले मंत्री हैं उनको उन्होंने पदोन्नत किया है और जो जिन्होंने अच्छी तरह से प्रदर्शन नहीं किया है उनको बाहर का रास्ता दिखाया है जी। और दूसरा, चुनावी जो राज्य हैं, चुनावी राज्यों पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है और तीसरा जो है, उन्होंने देश के लगभग सभी राज्यों से किसी न उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर क्षेत्र से किसी न किसी को उन्होंने मंत्री बनाया है। तो उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि उनका जो मंत्रिमंडल है वो सर्व समावेशी है, वो पूरे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है मंत्रिमंडल। जी। इस कैबिनेट में एक सबसे युवा मंत्री जो 35 वर्ष के हैं उनको भी रखा गया है, इसमें जगह दिया गया है। हाँ। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो युवाओं का है। लगभग 60% आबादी इस समय नौजवानों की है और प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान युवाओं के ऊपर केंद्रित रहता है। प्रधानमंत्री जब पहली बार उन्होंने 2014 में अपना पदभार ग्रहण किया था तो उस समय में भी उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा था कि एक विशेष उम्र की एक सीमा जो उन्होंने तय की थी कि 70-75 के आसपास के लोग जो है उनको राजनीति में नहीं रहना चाहिए। इसकी वजह से उन्हें कई वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी भी मोल लेनी पड़ी थी। तो उनका हमेशा यही प्रयास रहता है कि जो उनके मंत्रिमंडल में जो भी चेहरे आए वो युवा रहें और काम करने वाले रहें, क्योंकि जनता जो है उसको काम की जरूरत है और देश में काफी काम करना बाकी है। कुछ बड़े नेता ऐसे थे जिनको उम्मीद नहीं थी कि हमें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और उनसे इस्तीफा लिया गया। तो एक मतलब क्या एक संदेश है नए तरह का? कोई भी प्रधानमंत्री कितना प्रभावी है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि मंत्रिमंडल पर उसकी पकड़ कितनी है जी। और प्रधानमंत्री के एक आदेश पर जो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दिया है, उससे एक संदेश प्रधानमंत्री ने पूरे देश और दुनिया को दिया है कि पूरे अपने मंत्रियों पर और अपने मंत्रिमंडल पर उनकी पकड़ बहुत ही प्रभावी है। उनके एक आदेश पर सब लोगों ने जिन्होंने मतलब हो सकता है उनको बाद में किसी दूसरी जगह पे संगठन के काम में समायोजित किया जाए, उनके अनुभव का लाभ युवाओं को दिया जाए किसी दूसरे तरीके से, लेकिन जो पुराने उनकी उम्र भी हो गई थी और कुछ उनके प्रदर्शन को लेकर के भी नाराजगी थी, इसलिए जिसको इस्तीफा देने के लिए कहा गया किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई और इस्तीफा दे दिया। क्या ऐसा लगता है कि जिन लोगों से इस्तीफा लिया गया है काफ़ी सीनियर नेता हैं, पुराने बड़े बड़े नाम हैं जिनके, इन लोगों के मंत्री पद से हटने के बाद क्या बगावत की एक नई राजनीति हो सकती है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का या कोई भी राजनीतिक दल वो भी सत्ता में अगर है तो ये लोग बगावत करके अपना नुकसान ही करेंगे और अगर पार्टी में बने रहेंगे तो इनके सामने और भी मंत्री पद के अलावा और भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसका दरवाजा खुला रहेगा, कोई बगावत नहीं होने वाली और कहीं से दिख भी नहीं रही है बगावत। क्या सामने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा किया गया या पहले से कुछ ऐसा इन लोगों का देखने को? नहीं, विधानसभा चुनाव कोई भी सरकार जो होती है जो फैसले लेती है तो उसके पीछे राजनीतिक नफा नुकसान का आकलन तो किया ही जाता है
और प्रधानमंत्री ने जो कैबिनेट में अपने फेरबदल किया है तो उसमें कहीं न कहीं चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश को ये संदेश दिया गया है कि भाई राज्य की अनदेखी नहीं की गई है और उत्तर प्रदेश में विकास की अभी भी बहुत सी संभावनाएं हैं। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका है। तो प्रधानमंत्री ने लगभग जितने भी चुनावी राज्य हैं, अगले साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां से उपयुक्त और सही संख्या में प्रतिनिधित्व मिले अपने मंत्रिमंडलीय फेरबदल में उन्होंने इसका प्रयास किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब की बार मोदी ने चुनी नई सरकार। मोदी जी नहीं, ने ऐसा कुछ नहीं है। नई सरकार मंत्रिमंडल में जब फेरबदल होता है तो नए चेहरे तो आते ही हैं और जो चेहरे आए हैं उसमें काफी जो नए चेहरे हैं उसमें काफी अच्छे चेहरे हैं और वे अपने जो उनके मंत्रालयों का आवंटन किया गया है, मेरे विचार से उन्होंने बहुत सही तरीके से आवंटित किया है। पढ़े लिखे, विदेशों में पढ़े लिखे, सुशिक्षित अच्छे नए चेहरे आए हैं और ये लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए राजीव चंद्रशेखर जो राज्यसभा के मेंबर हैं, वो अमेरिका से पढ़े लिखे, उनको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय दिया गया है। तो ऐसे भानु प्रताप सिंह वर्मा है जो जमीन से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, उनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दिया गया। सरकार का पूरा ध्यान है कि मेक इन इंडिया के तहत और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उद्योग धंधे जो है तेजी से आगे बढ़े, फले फूलें। इसीलिए सूक्ष्म लघु और खुदरा और थोक व्यापार को भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में शामिल किया गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री ने जो अपना मंत्रिमंडल दिया है से संतुलित है। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि विपक्ष को मुद्दा मिल गया, जो सीनियर नेताओं को हटाया विपक्ष को तो मुद्दा मिलेगा ही, जिनको हटाया गया है। अब विपक्ष के पास सबसे बड़ी समस्या यही है कि विपक्ष इस समय बहुत कमजोर है और बिखरा हुआ है, तो उसे मुद्दे की भी तलाश रहती है, क्योंकि मुद्दे रहेंगे तभी विपक्ष जिंदा रहेगा। तो मुद्दा तो मिला है, जिन मंत्रियों को हटाया गया है उसको लेकर के आज विपक्षी दल बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। क्योंकि कुछ ऐसे मंत्री पद से कुछ लोगों को, ऐसे लोगों को हटाया गया है जिनकी उपलब्धियों के बारे में खुद विपक्ष ने ही सवाल उठाया था कि ये विफल हैं, इनसे इस्तीफा लिया जाए, तो ऐसे लोगों को भी हटाया गया है। इस पर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जी डॉक्टर हर्षवर्धन, कोरोना जो दूसरी लहर आई थी उस दौरान, फिर ट्विटर विवाद वाले मामले में रविशंकर प्रसाद को हटाया गया है। फिर प्रकाश जावड़ेकर हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इनका काम ही था कि सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का, लेकिन ये तीनों जो है किसी न किसी कारणवश जो है इनको हटाया गया है और वो नकारात्मक कारण है। जाहिर है विपक्षी दल इसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री इन सब मुद्दों को भी झेल जाएंगे। उनके ऊपर इस तरह के हमले होते हैं तो वो झेल जाते हैं और उनको अपना काम करना है, वो अपने काम से काम रखते हैं, काम करेंगे और इन मुद्दों का और इन हमलों का कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं। जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वरदान न्यूज, सच्चाई आपके हाथ।